जब जो जो बच्चे ऑनलाइन हैं अब वो ज़रा मुझे बता दें। अब जो इशू है वो सही हो गया है। अब स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, ब्लर तो नहीं है। अच्छा क्लियर है अब, ठीक है। राहिमा ने बता दिया। और भी जितने बच्चे अभी जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं, सही है, तो मुझे ज़रा बता दें कि भाई कि जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और वॉइस का भी इशू अगर है तो वो बता दें। अगर वॉइस का इशू आ रहा है तो वॉइस भी क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर आ रही है। सही है, ऑल सेट हो गया, ठीक है। चले बस बस हम शुरू करते हैं। तो अब जितने भी बच्चे अब आ चुके हैं उनको जल्दी से मैं वापस बता दूं, क्योंकि अभी जो है वो टाइम और कम हो गया। तो जो है यहाँ पे हमारा जो अभी लेक्चर चल रहा था, सही है, संडे वाले दिन, तो उसमें जो लेक्चर 5 हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 1 का, वो मैंने आपको ये बताया था कि भाई वो जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर है। और उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था उसके सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाने थे। तो हमने उसके अंदर सारे टॉपिक कवर कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। थ्योरी वाइज वो हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया था। अब इसमें हमारे पास जो है वो उस क्लास के अंदर कुछ 2 से 3 न्यूमेरिकल्स जो कि एवोगाड्रो से रिलेटेड थे वो बच गए थे। और इसके अलावा जो हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास जो है वो अभी बच गया है, सही। तो उसको आज हम जो क्लास है हमारी तो 2 पार्ट्स के ऊपर है। सबसे पहले तो हम जो चैप्टर नंबर 1 है इसके लेक्चर 5 को जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद इसके अलावा जो हमारे पास समझ ले कि जो चैप्टर नंबर 2 है, सही है, उसका इंशाल्लाह जो फर्स्ट लेक्चर है वो भी आज ही हमने शुरू करना है, सही। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक प्रीव्यू कर लेते कि भाई ये हमने लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने क्या लेक्चर जो है वो पढ़ा था, सही। तो जल्दी जल्दी से जो है वो चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या नाम है इसको देखें, तो सबसे पहली जो टर्म हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी वो थी आइन। तो आइन के अंदर हमने बात पढ़ी थी कि अगर कोई भी एटम या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है और अगर उसके ऊपर कोई भी हमारे पास चार्ज जो है वो आ जाता है, अब वो चार्ज प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाता है तो हम उसे जो है वो आयन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, सही, यहाँ पे हमारे पास जो है, ठीक है। वही बेटा जो लास्ट क्लास है ना वो हमारी संडे को हुई थी। संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी, सही। संडे को हमने एक एक्स्ट्रा क्लास भी जो है वो कंडक्ट करी थी। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई हमारे पास जो आइंस हैं, सही, ये 2 तरीक़ों के होते हैं, सही। एक आइन, सही, जो कि हमारे पास कहलाता है कैट आइन, और दूसरा हमारे पास जो कहलाता है हमारे पास एन आइन। कैटाइन के हवाले से हमने ये पढ़ा था कि कैटाइन जो है ये हमारे पास वो आइन है, वो चार्ज एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सही है। यानी कि ये ऐसा आइन है कि जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा था कैटाइन आर फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो इसके अंदर हमने ये बात बताई थी कि भाई जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसी वक्त आता है कि जब सही, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखी थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एटम है और उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर जो है वो +1 का चार्ज आ जाएगा। अगर किसी एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी भी एटम के ऊपर से जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, सही, तो उसके ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा। तो कोई भी एटम जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, सही, उसके ऊपर उतना ही प्लस का चार्ज जो है वो आता रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके हवाले से फिर हमने जब नेक्स्ट इसके जो आइन की जो दूसरी टाइप थी वो पढ़ी थी, वो थी हमारे पास एनाइन। और एनाइन जो है ये हमारे पास वो आइंस कहलाते हैं कि जिनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब सिमिलरली जिस तरीके से हमने
कैटाइन के हवाले से ये चीज़ समझी थी कि भाई वो कैटाइन जो है वो उस वक्त फॉर्म होते हैं जब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, सही, तो कैटाइन फॉर्म हो जाता है। तो एनाइन में इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका अपोजिट होगा, सही, यानी कि एनाइन जो है ये उस वक्त फॉर्म होगा कि जब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई भी न्यूट्रल एटम गेन करता है तो उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर कोई भी एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, -1 का चार्ज आ जाएगा। और अगर कोई भी एटम है, अगर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, सही, -2 का चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन वो गेन करता जाएगा उसके ऊपर उतना ही जो है वो माइनस चार्ज इंक्रीज होता रहेगा, सही। तो इन शॉर्ट आयन जो है वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम कहलाएंगे कि जिनके ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज मौजूद हो, आइडर भी वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो कैटाइन कहलाएगा, और अगर जो है हमारे पास नेगेटिव होगा तो एनाइन कहलाएगा, सही। तो ये हमारे पास जो है ये कुछ ओवरव्यू था आयन के हवाले से। फिर इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट जो टर्म हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी, ये थी हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। तो मैंने आपको बताया था भाई कि आयन जो है, आयन और मॉलिक्यूलर आयन के अंदर सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि भाई मॉलिक्यूलर आयन में कोई भी मॉलिक्यूल, सही, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल हमेशा कब बनता है, जब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, सही, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, सही। तो हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो मॉलिक्यूल जो है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, सही, अगर वो मॉलिक्यूल जो है वो अगर लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, बिल्कुल सिमिलर हमने जो जिस तरह से लास्ट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी आयन की, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल जो है, सही, अगर वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, सही, तो उसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, उसके ऊपर हमारे पास जो है वो चार्ज आ जाएगा, सही। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज आ जाए तो फिर वो कहलाता है मॉलिक्यूलर आयन, सही। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा, ठीक है भाई। हाँ, आज बेटा सही, H2O ये भी एक मॉलिक्यूल है, सही बताया आपने। और वहीद विच फ्री एग्जिस्ट इन नेचर, ये आपने मॉलिक्यूल का बताया, भाई मॉलिक्यूल उनको कहते हैं कि भाई जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, वेरी गुड, ये भी सही बताया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास, सही है, यहाँ पे हमारे पास जो है, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयंस में सिर्फ क्या होगा कि बस यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल जो है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन है ये हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं और ये हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, सही। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का अगर जो है वो लॉस करता है तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक डेफिनेशन थी मॉलिक्यूलर आयन की, सही। एक हमारे पास लास्ट में हमने आयन पढ़ा था और एक मॉलिक्यूलर आयन पढ़ा था। फिर इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था ये था हमारे पास फ्री रेडिकल के हवाले से। तो फ्री रेडिकल के अंदर जो हमने बात पढ़ी थी, सही, वो ये थी कि भाई फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल उन एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है कि जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो वो शेल जो कि सबसे आखिरी होता है, जो सबसे बाहर होता है, सही। तो अगर किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, सही, तो अब किसी एटम या फिर किसी ग्रुप ऑफ एटम के आउटर, सही, आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर हमारे पास क्या मौजूद है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो उसे हम क्या कहलाते, उसे हम कहते हैं भाई ये जो है एक फ्री रेडिकल है, सही। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एटम है, सही, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा पेयर में रहना जो है वो पसंद करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो पेयर में रहते हैं और हमेशा पेयर बनाना चाहते हैं, सही। तो अगर कोई अनपेयर्ड भी होता है तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है वो किसी तरीके से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बना ले, सही।
तो इसी वजह से अगर हमारे पास क्या होता है कि भाई कोई एटम है, सही, कोई एटम है जिसके पास जो है वो क्या नाम है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो मौजूद है, सही, 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, सही, वो हमारे पास क्या है भाई, मौजूद है, तो वो क्या होगा, वो एक स्टेबल एटम कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एक स्टेबल एटम कहलाएगा, सही, यानी कि उसको जो है वो किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या लेन देन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहेगा, सही। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी तरीके से उस एटम का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करते हैं, निकाल देते हैं, सही, जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें कि इसका जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, सही। तो जैसे ही हम इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देते हैं, तो अब यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का ये जो एक पेयर था, सही, जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर था, अब वो पेयर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, सही। तो अब जैसे ही ये अनपेयर्ड हो गया तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, सही, यानी कि एक रेडिकल फॉर्म के अंदर आ जाएगा, यानी कि पहले जो एक न्यूट्रल एटम था, सही, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि भाई जो रेडिकल्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनके हाईली रिएक्टिव होने की जो वजह है वो बिल्कुल यही होती है कि भाई जो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन है, से उनको हमेशा पेयरिंग में रहना ही पसंद होता है। लेकिन अगर आप उसके पेयर को क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो, सही, तो वो जो एटम है वो क्या हो जाता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है, और वो चाहता है कि भाई वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को लाए, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल के अपना जो ये जो एक खाली जगह है, सही, इसको ये किसी भी तरीके से क्या कर ले भाई, फिल कर ले, सही है। तो अब ये अगर किसी भी एटम के पास जाके उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेगा तो इसी को हम आम अल्फाज के अंदर केमिकल रिएक्शन कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे अगर कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की किसी भी तरीके से जो है वो लेन देन करता है, सही, तो बेसिकली वो आपस में क्या कर रहे हैं भाई, वो आपस में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपस में एक क्या नाम है, रिएक्ट कर रहे हैं, सही। क्योंकि अगर हमारे पास सारे एटम्स जो है वो स्टेबल एटम्स होंगे तो फिर तो उनको किसी के साथ भी रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पहले से ही पेयरिंग हो रखी है, सही है। तो और इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बात बताई थी कि भाई अगर ऐसा कोई एटम है कि जिसके पास अपनी एक पेयरिंग तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भी उसके पास जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सही, तो फिर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गिव अवे करते हैं, यानी कि किसी भी कोई भी एटम है जिसको उसकी ज़रूरत है वो उसको क्या कर सकता है भाई, गिव अवे कर सकता है, सही। तो ऐसे जो एटम्स हैं या फिर ऐसे जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, सही, जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को क्या नाम है, आराम से किसी को भी क्या करते हैं, लूज कर दे, किसी को भी इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दे, सही। तो ऐसे एटम्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, सही। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, किसी को भी आराम से जो है वो दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमने फ्री रेडिकल के हवाले से जो है वो क्या नाम है, लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कशन करी थी। तो भाई आयन हो गया, सही है, और फिर इसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 टॉपिक्स हमने किए थे। फिर इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, सही है, सेकेंड लास्ट टॉपिक, वो था हमारे पास मोल का टॉपिक, सही है। और मोल के अंदर हमने क्या बात पढ़ी थी कि भाई मोल जो है, सही, ये किसी भी सब्सटेंस की, ये मोल जो है ये किसी भी सब्सटेंस की उस क्वांटिटी को कहा जाता है, मोल जो है किसी भी सब्सटेंस की उस क्वांटिटी को कहा जाता है, उस क्वांटिटी को कहा जाता है कि जिसके अंदर, सही, उस सब्सटेंस के, सही, उस सब्सटेंस के 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या जो भी चीज़ें हैं, सही, जिस चीज़ से मिलके वो सब्सटेंस बना हुआ है, अगर वो सब्सटेंस एटम से मिलके बना हुआ है, अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, वो सब्सटेंस जो है वो आयन से मिलके बना हुआ है, सही। तो अगर उस सब्सटेंस के अंदर अगर एटम है तो एटम की तादाद अगर हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, सही, तो यहाँ पे हमारे पास, सही, एक्सपोनेंट 23 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हम कहेंगे भाई ये इस सब्सटेंस का एक मोल है।
अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है यानी कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, सही है, तो अगर उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, सही है, तो हम ये बोलेंगे भाई इस सब्सटेंस का 1 मोल है, सही है। इसी तरीके से अगर आयन है उसके अंदर, तो अगर आयन की तादाद भी हमारे पास कितनी हो जाती है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो जाती है, सही है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई ये हमारे पास इस सब्सटेंस का, सही है, 1 मोल है, सही है। तो यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद जो है वो कितनी हो जाती है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो जाती है, सही, तो ये उस सब्सटेंस को हम कहेंगे भाई ये उस सब्सटेंस का 1 मोल कहलाता है, सही। तो यहाँ पे मोल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, सही, और लास्ट जो क्लास थी हमारे पास उसके अंदर हमने जो है इसका जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमने किए थे, सही। वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था हमारे पास मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि जो भी मास आपको गिवन किया जाता है, सही, अगर आप उसको जो है वो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करा देते हैं तो हमें जो है उसका क्या मिल जाएगा भाई, मोल मिल जाएगा। सो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू मोल्स, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू मोल्स। तो हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर जो है वो सेकंड लास्ट जो डेफिनेशन थी वो मोल की हमने डिस्कस करी थी। फिर इसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन है, सही है, फिर हमने वो डिस्कस करी थी एवोगाड्रो नंबर की। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई एवोगाड्रो नंबर और मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कि भाई जहाँ पे हम मोल में ये चीज़ पढ़ते हैं, जो भी आपने यहाँ पे पिछली स्लाइड के अंदर देखा भी, कि अगर हम क्या नाम है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स को एक जगह पे जमा कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा भाई, वो 1 मोल कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा, सही। अब इसी तरीके से अगर हम इस डेफिनेशन को उल्टा करके समझें, सही, यानी कि भाई 1 मोल के अंदर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, सही, तो वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने वाला जो साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट, उसका नाम था एवोगाड्रो, सही। तो इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, यानी कि बेसिकली किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसकी जो कैलकुलेशन है वो किसने करी थी, वो एवोगाड्रो ने करी थी। और एवोगाड्रो ने ये बताया था कि भाई किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद है वो होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23, सही। और फिर इसके बाद एवोगाड्रो का जो सिंबल है वो होता है Na, और हमारे पास यहाँ पे इसका जो एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर इसको हम कहते हैं, सही। अच्छा, अब ये थी हमारे पास लास्ट स्लाइड, सही। अब देख लेते भाई जिन बच्चों को जो क्वेश्चंस हैं, सही, उनका मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। सर एवोगाड्रो, अच्छा सर एवोगाड्रो का पूरा नाम क्या था, सही, सवांते एवोगाड्रो, इस तरह से उसका नाम था। अच्छा, और इसके अलावा और किसी को कोई क्वेश्चन इन 5 स्लाइड्स के अंदर, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले, ताकि फिर जो है वो हम आगे लेक्चर में मूव करें जल्दी से। और जिन बच्चों को समझ में आ गया है, सही, वो बता दें ठीक है सर हमें रिवाइज हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने जो है वो संडे में ही पढ़ी है, तो 2 से 3 दिन का ही सिर्फ गैप आया है, तो सबको मतलब जहन में ही होगा। अच्छा, वही पूछ रहे हैं सर मॉलिक्यूलर मास क्या है, वही आपकी पहली क्लास है क्या, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर मास पिछली 2 क्लासों के अंदर बहुत कैलकुलेट भी किया और समझा भी है। सारी बेटा कौन सी डेफिनेशन को आप इससे मैं एक्सप्लेन कर दूं, डेफिनेशन का नाम बता दें, कौन सी डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ एवोगाड्रो नंबर वापस मैं बता देता हूँ आपको। एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स की, कोई भी एटम है या फिर मॉलिक्यूल है या फिर आइंस हैं, कोई भी पार्टिकल है, सही, उस क्या नाम है, तो उसका अगर आपके पास 1 मोल मौजूद है, 1 मोल, तो उस 1 मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, सही। अब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है जितने नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और जितने नंबर ऑफ आइंस भी हो सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स
मौजूद होते हैं, सही है, वो एवोगाड्रो नंबर कहलाता है और वो होता है हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये कैलकुलेट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एवोगाड्रो, इसलिए इस फिगर को 6.02 एक्सपोनेंट 23 को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये क्लियर होगी बात। अच्छा, यूट्यूब पे मैं आपको बता दूं भाई, यूट्यूब पे जो है हमारे जो 2 लेक्चर्स हैं, सही है, वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस जो हमारा चैप्टर हुआ था उसके अंदर हमारे पास जो 2 लेक्चर थे स्टार्टिंग, वो हमारे जो है वो अपलोड हो गए हैं। सही, तो जो नए बच्चे हैं, आज भी हमारी क्लास में कुछ नए बच्चे शामिल हैं, तो अगर जो नए बच्चे हैं तो उनको मैं ये कहूँगा कि जितने भी लेक्चर अपलोड होते जाएँ उसको जल्दी से जो है वो जाके देख लें और फिर जो क्वेश्चन हुआ करें वो क्लास में पूछा करें। और फिर अभी जो है वो 3rd लेक्चर, फिर 5th लेक्चर और आज जो है वो हमारा 6th लेक्चर है। सही, तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो फिर आने वाली क्लासेस में अपलोड हो जाएगा, आने वाले वीक्स में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, नोट्स आपको ग्रुप पे जो है वो टीम प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, ओके, तो भाई अब जो है वो हम मूव करते हैं सही अपने क्विज सेक्शन की तरफ। तो अभी जो मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं, तो जल्दी से उनका मैं एक कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे कर रहा हूं, सही, ताकि मुझे पता चल सके भाई आपको ये बातें जो है वो क्लियर हो गई हैं कि नहीं हुई हैं। सही, तो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन जो है वो आपने, सही, क्वेश्चन जो है वो आपने गौर से सुनना है और उसका जो भी पहले आंसर देगा, सही है, वही उस क्वेश्चन का विनर होगा। और फिर इसके बाद हम जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ जो वो मूव करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, सही, पहला जो क्वेश्चन है इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी भी एटम के ऊपर, सही, कोई भी एटम या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है, अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सही, अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ, वेरी गुड आइन, वेरी गुड वहीद, आयजा, तंजील, उमर, रुमैसा, खदीजा, वेरी गुड आइन, अबीहा, मनाल, फातिमा इरशाद अहमद, वेरी गुड, सही, आज़ेब। तो सभी ने सही जवाब दिया है, सही है, और इतनी तेज़ी से जवाब दिया है कि भाई पहले जिसने दिया था मैं उसको देख भी नहीं सका। सही, किसने पहला जवाब दिया था? तो यहाँ पे हमारे पास जो आइन है, सही है, वो राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? वहीद ने, वेरी गुड वहीद, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई आइन एटम, अभी हमने समझा कि भाई वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? भाई आइन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो सही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भाई अगर कोई भी मॉलिक्यूल, सही है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल वो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, सही है, वो अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज कर देता है। ठीक है, तो फिर वो क्या बन जाएगा? सही है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज कर देता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? ठीक है, कैटाइन, वेरी गुड, सही है। मॉलिक्यूलर आइन भी सही जवाब है, ठीक है, और कैटाइन भी सही जवाब है क्योंकि वो एक मॉलिक्यूलर आइन बनेगा और मॉलिक्यूलर आइन में, सही, चूंकि वो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो कैटाइन बन जाएगा। सही, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? इसका जो दूसरे का जो आंसर है, सही, ये है हमारे पास कैट आइन। ठीक है भाई, अच्छा, अब आते हैं नंबर 3 पे। सही, नंबर 3 जो है, सही, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने आपसे पूछते हैं कि सही, तो अगर किसी भी एटम, सही, अब अगर किसी भी एटम या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ एटम, सही, कोई भी एटम है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सही है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? रेडिकल, वेरी गुड, सही, आज़ेब, महक, आयजा, तंजील, अब्दुल हादी, रुमैसा खान, सुनैना फरीद, वेरी गुड, मतलब सब बच्चों को माशाल्लाह से जो है वो चीज़ रिवाइज है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रेडिकल, या फिर इसको हम फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सही, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सही, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि, सही, कि हमारे पास मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ये किस चीज का फॉर्मूला है? मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ये किस चीज का फॉर्मूला है? मोल, वेरी गुड, आयजा, तंजील, पहला आंसर जो है वो
आयजा तंजील ने दिया है, फिर महक है, अब्दुल हादी है, आशिर, फातिमा, इरशाद, हैदर बाहू, वेरी गुड, आज़िब, रुमैसा, कबीर, सही है। तो यहाँ पे माशाल्लाह सभी बच्चों की बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है आंसर है वो है मोल, सही है। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आपको पता है मास को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, तो आपने जवाब दिया भाई मोल का फॉर्मूला होता है, और मोल को हम स्मॉल एन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चौथा जो है इसका आंसर था मोल, और जिन्होंने आंसर दिया है सही दिया माशाल्लाह से, गलत तो कोई दे ही नहीं रहा है, सही है। और जो भी आंसर दे रहे हैं बस क्या है कि बस जो पहले लिख देता है वो पहले आंसर दे देता है, लेकिन पता सबको है, ठीक है माशाल्लाह। तो अच्छी बात है, वेरी गुड, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन, सही, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास के एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, मतलब उसकी वैल्यू बतानी है आपने भी। 6.02 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 23, कबीर पहले से ही लिख के बैठा होता है, ये लिख के रख लो, इतना लंबा जो है ना वो एक साथ, ठीक है, वेरी गुड, सही है कबीर, ठीक है। आयजा तंजील, खदीजा, आशिर, सही, आशिर 6.0 क्या भाई, पूरा लिखो, सही है, पूरा लिखो, सही। तो जो हमारे पास आंसर है इसका ये है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, सही है। तो यहाँ पे जिन जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है वेरी गुड है, सही है, तो उनको ये बात पता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये कोई सेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। तो हर उसमें से साइड में से मैंने एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा और आपने माशाल्लाह से उसका बड़ा बेहतरीन जवाब दिया और अभी तक दे रहे हैं, सही है। तो चले, तो यहाँ पे हमारे पास ये कोई सेक्शन जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम जो है वो मूव करते हैं जो एसएलओस तो सबने मैंने लास्ट टाइम ही दिखा दिए थे। तो ये फर्स्ट चैप्टर के एसएलओस हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट टॉपिक हमारा हुआ था एवोगाड्रो और मोल से रिलेटेड, तो उसके अंदर हमने जो है वो पूरा चैप्टर जो है वो कवर अप कर लिया है। बस आज जो है वो हमें फर्स्ट चैप्टर में से कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं और फिर इसके बाद जो है वो बैलेंसिंग इक्वेशन करनी है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं फिर न्यूमेरिकल। जो हमारे लास्ट क्लास के अंदर जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे, मोल और एवोगाड्रो से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और उसके अंदर हमने जो है मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो कर लिए थे और एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे वो रह गए थे। तो मैंने आपसे फिर यही कहा था कि फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी इंशाल्लाह तो उसके अंदर हम जो है वो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो जो बच्चे हैं उन सबके पास जो कैलकुलेटर पहले से मौजूद होना चाहिए, सही है, और कैलकुलेशन करें और उसके आंसर भी मुझे बताएं और जो है वो साथ साथ मैं भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ और फिर अपने आंसर्स को मेरे आंसर के साथ मैच भी करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, सही, 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो भाई जब भी आपको बोले कि भाई आपने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करना है या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो आपने कैलकुलेट करने हैं, तो कोई भी अल्फाज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, सही। तो अगर आपको इन चीज़ों के नंबर्स मालूम करने हैं, सही, तो आप समझ जाइएगा कि भाई हमें यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर का जो फॉर्मूला है वो अब यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि एवोगाड्रो से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हमें यहाँ पे मालूम करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो भाई नंबर ऑफ एटम्स जो है ये हमें मालूम करने हैं, तो इसके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। अब ये जो 9.2 ग्राम्स है तो सब बच्चों को ये बात पता है कि जो ग्राम जो यूनिट होता है ये किसका यूनिट होता है बेटा, मास का यूनिट होता है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो 9.2 ग्राम है ये हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मास, ठीक है। तो इसको मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा भाई 9.2 ग्राम्स, ये मास की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास
चीज इन्होंने हमें बताई भी है, वो ये बताई हुई है कि भाई आपके पास जो एटम है वो किसका है भाई, कैल्शियम का है। सही, तो आपने यहाँ पे, आपको यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं दिया हुआ, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे जो एटम आपने मालूम करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट है। सही, उसका एटम आपने मालूम करने हैं। तो आपको जब भी कोई भी कंपाउंड का नाम बताया जाता है, किसी एटम का नाम बताया जाता है, तो वो इसलिए बताया जाता है ताकि आप उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट कर लो। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो कैल्शियम है, सिर्फ एक कैल्शियम एटम, सही, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, तो सिर्फ एक कैल्शियम है, तो एक कैल्शियम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है खतीजा, वेरी गुड, सही है, 40। तो 40 AMU, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सही, अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो आपके ज़हन में फौरन से आएगा कि भाई हाँ, एवोगाड्रो के अंदर हमने फॉर्मूला देखा था कि भाई नंबर ऑफ एटम्स, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन की हेडिंग डालता हूँ और इस चीज को मैं लिख देता हूं कि भाई नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na। सही, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई देखें, Na तो जो है वो है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन हो भी सकती है, लेकिन ये आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर गिवन ना करें तो फिर क्या होगा कि फिर आप ये क्वेश्चन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि आप टॉपिक भी याद करोगे तो उसके अंदर भी ये वैल्यू है। सही, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि भाई Na की जो वैल्यू है हमारे पास, Na की वैल्यू हमारे पास होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही है, यानी कि 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है भाई, Na की वैल्यू होती है। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई Na की वैल्यू तो हमारे पास पहले से है। अब मसला कौन है यहाँ पे, N यानी कि मोल। तो भाई सर अब ये मोल की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो भाई अब मोल हमें यहाँ पे अलग से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब मोल जब तक नहीं पता होगा तो उसको हम Na से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले लिख लेते हैं भाई मोल का फॉर्मूला। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो मोल का फॉर्मूला पढ़ा था वो था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सही है, तो स्मॉल m मास के लिए और कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला था किसका, मोल का। तो पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे भाई, मोल निकाल लेंगे। तो मोल निकालने के लिए भाई वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर के अंदर मास पुट करना है। तो मास की वैल्यू कितनी है भाई, 9.2। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास पुट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू क्या है हमारे पास, 40। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9.2 डिवाइडेड बाय 40। तो 9.2 को अगर हम डिवाइड बाय 40 कराएं तो क्या आंसर आ रहा है भाई, 0.23। 0.23। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया भाई 0.23। ठीक है, और ये मोल है तो मोल का यूनिट मैंने आपको क्या बताया था भाई, मोल का यूनिट मोल ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास मोल। तो मोल हमें मालूम हो चुका है, मोल हमें जो है वो मालूम हो चुका है। सही, तो अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो वर्किंग करनी है वो अब ये करनी है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, क्योंकि मेन चीज हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो अब हम ये जो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला है इसको वापस से यहाँ पे रीराइट करते हैं कि भाई नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ये बराबर होते हैं किसके, मोल मल्टीप्लाई बाय Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर के। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स हमें मालूम करने तो हमें स्मॉल n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो स्मॉल n जो है इसका आंसर होता है हमारे पास क्या भाई, सही 0.23। तो ये आ गया हमारे पास 0.23 मल्टीप्लाई बाय Na। अब Na की वैल्यू जो है ये हमारे पास कांस्टेंट होती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 6.02 एक्सपोनेंट 23। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों की वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आप लोग क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर से वर्किंग करोगे तो आपने क्या करना है कि ये जो 10 की पावर 23 है इसको आपने नहीं छेड़ना, ये ऐसी ही रहेगी। बस आपने कैलकुलेटर में क्या करना होगा, 0.23 मल्टीप्लाई बाय 6.02।
तो अगर मैं 0.23 को मल्टीप्लाई कराता हूं 6.02 से, तो जल्दी से मुझे आंसर बताएं कि आंसर क्या आएगा। 1.3846, 1.3846 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा उसके साथ एक्सपोनेंट 23 एज इट इज आ जाएगा। तो भाई ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। अब यहां पे वेरी गुड कबीर, सही है। अब यहां पे हमारे पास जो है ये जो आंसर हमारे पास आया इसका यूनिट क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं तो आपका जो यूनिट है वो हो जाएगा एटम्स, ठीक है। अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाले तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, एटम्स। अगर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे जाते तो यूनिट क्या हो जाता, मॉलिक्यूल। अगर आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाते तो यूनिट क्या हो जाता, पार्टिकल, सही है। अगर आपसे आयन पूछे जाते तो यूनिट क्या हो जाता, आयन। तो जो भी आपसे पूछा जाएगा उसके हिसाब से इसका यूनिट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, सही। तो यहां पे हमारे पास जो है सही, ये न्यूमेरिकल जो मुकम्मल हो गया। इसके अंदर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर हम जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करें जल्दी से। शाबाश। हैदर ओके हो गया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? ओके रहीमा, फातिमा इरशाद नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है, ओके। तो अब ये है कि हम जो है अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसकी तरफ जो है वो मूव करते हैं। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सही। यानी कि यहाँ पे अच्छा आजिब, आजिब बेटा आपको क्या प्रॉब्लम थी, जल्दी से पूछें। आजिब आपको क्या प्रॉब्लम थी? चलें, अगर नहीं आया तो इसमें भी देख लें, ये भी बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, सही है। तो इसको मसला नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ होगी तो वो रिवाइज हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हमें यहाँ पे बोला गया है कि भाई आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर दें, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे अगर हम इसका डाटा जो है वो बनाते हैं, ओके, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई कि भाई हमें सिंपल मोल्स चाहिए, और मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है वो भाई मोल जो है वो रिप्रेजेंट क्या नाम है, मोल जो है वो हमें मालूम करना है, ठीक है। अच्छा आयान बेटा, ये जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा ना मैं फिर स्लाइड बैक कर दूंगा, आप उसको फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो मोल्स हैं सही, ये हमें जो है वो क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है, नंबर 1। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला, सही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, सही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही आपने इसको देखा कि भाई हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, तो आपके जहन में फौरन से बात आ जानी चाहिए कि नंबर ऑफ, सर ने बताया था कि भाई नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस, कोई भी लफ्ज यूज करें, सही है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एवोगाड्रो का फॉर्मूला लगाना होगा, सही है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करना है भाई, मालूम करना है। प्रेजेंट इन 8 ग्राम्स। अब ये 8 ग्राम्स वापस है, सही है, क्योंकि 1 ग्राम इसके साथ यूनिट लगा हुआ है, तो ये हमें इसका क्या दिया हुआ है भाई, मास दिया हुआ है, सही है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे भाई कि हमारे पास जो मास है, मास को हम लिखते हैं स्मॉल m से। तो मास जो है ये हमारे पास कितना है भाई, 8 ग्राम है, सही। और फिर यहाँ पे हमें आखिर में जो कंपाउंड का नाम है, सही है, वो बताया गया है। अब कंपाउंड का नाम हमें यहाँ पे क्या बताया भाई, सही, C6H12O6। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, कंपाउंड का नाम है या फिर कोई भी एटम एलिमेंट का नाम जो भी आपको बताया जाता है वो किस लिए बताया जाता है, ताकि आप उसका क्या कैलकुलेट कर सको, क्या कैलकुलेट कर सको, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सको। तो जिन बच्चों को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना नहीं आता, या फिर जो बच्चे आज नए आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो ये काम हम डाटा के अंदर ही करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा भाई कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। और मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई, कैपिटल M से।
अब मॉलिक्यूलर मास जो हमें कैलकुलेट करना है वो किसका कैलकुलेट करना है, C6H12O6, C6H12O6, वेरी गुड, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई इसका जो क्या बोलते हैं भाई, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं भाई, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इसको हम वर्टिकल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहां पे हम ये देख लेंगे कि भाई कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, भाई कार्बन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6 है। और हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, भाई हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमारे पास 12 हैं। इसके बाद ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, भाई ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास अगेन 6 हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ एटम्स हमने लिखे हैं, सही, ये जो नंबर ऑफ एटम्स हमने लिखे हैं इनको हम इनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात भी मैंने आपको बताई भी है कि एटॉमिक मासेस जो हैं ये पेपर में गिवन होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम चूंकि गिवन नहीं थे इससे मैं आपको यही कहूंगा कि इसको आप याद कर लें, सही। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि जिनको याद हो भी गए होंगे, क्योंकि 2 दिन से हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, 2 क्लासेस से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, किसको पता है भाई, ओके वेरी गुड, 12, सही है, वेरी गुड। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, वेरी गुड, हाइड्रोजन का 1 होता है। और फिर ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का 16, वेरी गुड, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको हम पहले क्या कर लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अगर मैं 6 को, सही, 6 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, सही, 6 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या आंसर आएगा, 72, सही है। फिर इसके बाद अगर मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या आंसर आएगा भाई, 12 आंसर आएगा। और फिर इसी तरीके से अगर मैं 6 को 16 से मल्टीप्लाई कराता हूं, सही, अगर मैं 6 को 16 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या आंसर आएगा, 96, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे अब आपने क्या कर लिया कि कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा दिया, और फिर जो हमारे पास यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स है उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा दिया, और फिर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को उससे एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा दिया, और फिर जो आंसर आए हैं इन सबको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 180, सही, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 180। तो अगर 72 + 12 + 96 कराएंगे तो आंसर आएगा 180 AMU। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। तो जिन बच्चों ने मॉलिक्यूलर मास वाली क्लास नहीं ली हुई थी, जिनको नहीं आता, उनके लिए ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि भाई मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं भाई सॉल्यूशन की तरफ, सही है, और देखते हैं कि भाई अब इसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से होगा, ओके भाई। तो अब भाई सॉल्यूशन देख लेते हैं, सही। तो सबसे पहली जो चीज हमें मालूम करनी है वो मालूम करनी है मोल। तो भाई मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई मोल इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है ऊपर मास, तो मास हमें कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 8 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला भाई, मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला, 180। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 180 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई 8 / 180 करा दें, सही, 8 / 180 करा दें तो क्या आंसर आ रहा है भाई, 0.04 आ रहा है या फिर 0.4 आ रहा है, 0.04 है या फिर 0.4 है, 0.04, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.04, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 0.04। ये किसका आंसर है भाई, ये मोल का आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसके साथ हम यूनिट लगा देंगे मोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया किसका, मोल का। अब नेक्स्ट जो चीज हमें मालूम करनी है वो है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही। नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एवोगाड्रो नंबर का, विच इज n × Na, ठीक है।
तो अब Na की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, ये तो आपको बात पता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब बस n की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी होगी जो कि हमने ऊपर निकाल रखी है। सही, तो बिल्कुल सेम जो आपने लास्ट न्यूमेरिकल किया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से चल रहा है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोल की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है भाई, 0.04 मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, Na की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। सही है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास, अब मैंने आपको क्या बताया कि 10 की पावर 23 को तो हम टच नहीं करते क्योंकि हम सिंपल कैलकुलेटर से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि 0.04 को मल्टीप्लाई करा देंगे 6.02 से, 0.04 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6.02 से, तो जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, ये आंसर आ रहा है 0.2408, 2408। सही है, 0.2408, 0.2408, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो 23 है वो बिल्कुल जो है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब चूंकि हमने क्या मालूम किया भाई, मॉलिक्यूल मालूम किए हैं, तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूल, इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सही है, ठीक है। अच्छा, जो एक्सपोनेंट को क्या नाम है आगे बढ़ा के पावर कम कर रहे हैं वो भी सही है, ये सेम बात हुई ना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास जो है वो क्या नाम है 0.24 है। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं कि भाई वो पॉइंट को आगे बढ़ा के, सही है, यहाँ पे जो पावर है 23 से फिर 22 हो जाएगी, तो वो भी बात सही है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सही है, लेकिन हम चूंकि सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे होंगे तो हम जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई करा के और एक्सपोनेंट 23 इसके एक साथ लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों को लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो इसके अंदर मुकम्मल क्या में कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन था। सही, डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ एज इट इज सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो जल्दी से ले ले, और फिर जो है वो फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ओके भाई, क्लियर हो गया अब वहीद, वेरी गुड वहीद, हैदर बाहू के भी समझ में आई है। ठीक है, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से ले लें और फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है सही, तो बस अब मूव करें आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो ये उमर ने शायद पूछा है भाई एन क्योंकि मोल जो है, मोल्स उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोल्स इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एन भी लिख देता, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं तो उनको पता नहीं होता, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है बेटा उस्मान, ओके, तो बस अब जल्दी से आगे की तरफ मूव करते हैं क्योंकि मुझे जो है वो केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है वो भी करानी है। ठीक है, तो जल्दी से ठीक है, इसका ले लिया है। तो अब ये जो है, एक मिनट, ये पिछली वाली का है। अगर पिछली वाली का किसी ने नहीं लिया हो तो अब वो जल्दी से ले ले, ये पिछले वाले क्वेश्चन का है, ये पिछले क्वेश्चन का है, जल्दी से इसका ले लें। मैं रिमूव कर रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है भाई, तो अब जो है मूव करते हैं भाई आगे की तरफ। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है। सही है, यहाँ पे फिर हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है मुकम्मल हो जाएगा और फिर जल्दी से हम जो है वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो है वो हम शुरू करते हैं, कि टाइम शॉर्ट है, आज ही हमें करनी है लाजमी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे भी जल्दी से क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ही हमें कैलकुलेट करने, तो डाटा बनाते हैं। सही है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। सही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई स्मॉल एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सही, यानी कि मुझे मोल मालूम करना है। इसके बाद वापस से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही लिखा हुआ है कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि वही दो चीजें मालूम करनी है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ
H2SO4। सही, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे आपको क्या नाम है 100 नहीं बल्कि 10 ग्राम जो है वो आपको यहाँ पे मास दिया हुआ है। सही है, मास। तो यहाँ पे हमें जो है वो मास मालूम करना है, सॉरी नहीं, मास दिया हुआ है 10 ग्राम। सही, फिर इसके बाद आते हैं भाई H2SO4। सही है, H2SO4 ये हमारे पास क्या है भाई, H2SO4 ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। और कोई भी फॉर्मूला हमें क्यों दिया जाता है, कोई भी फॉर्मूला हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें। तो भाई अब इसका हम कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। अब जल्दी से स्टार्ट करते हुए H2SO4 है, तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट होते हैं हम उसको वर्टिकली लिस्ट कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला है H यानी कि हाइड्रोजन, दूसरा है S यानी कि सल्फर, और तीसरा है ऑक्सीजन। सही, और O यानी कि ऑक्सीजन। अब सबसे पहले हम इसके लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने बेटा, 2, क्योंकि इसके नीचे 2 लिखे हुए हैं। सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, जब किसी भी चीज के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। और फिर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है बेटा, सही है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हैं 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे जल्दी से इनके एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास होता है 1, वेरी गुड, और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई इसका जो हमने, सही है, अच्छा हाँ ये करने पड़ेंगे भाई, किसी दिन आराम से बैठो और एटॉमिक मासेस को याद करो। ठीक है, अच्छा सारे नहीं करने, सही, जो जो आपके प्रैक्टिस में आते हैं, जैसे कि आपने कोई पास पेपर सॉल्व किए हैं या बुक की एक्सरसाइज करी है, तो इनमें जो क्या नाम है एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके आपको लाजमी याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे जल्दी से इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो 2 1 जा 2, और 1 इंटू 32 इज 32, और 4 इंटू 16 4 इंटू 16 इज 64। तो यहाँ पे 64 ही आ गया। अच्छा अब इन सबको जो है वो क्या कर दें बेटा, ऐड कर दें। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 98 AMU हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये 98 AMU हो गया। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। अच्छा तो अब यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ चुका है, सारी चीजें रेडी हैं। अब हम चलते हैं किस पे, सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली जो चीज हम कैलकुलेट करते हैं, इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल्स हमने ये चीज देख ली है कि सबसे पहले हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो मोल्स इज इक्वल टू मास। अब मास की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, मास की वैल्यू हमारे पास है 10, और मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना निकाल लिया हमने, 98। तो अगर हम 10 को 98 से क्या करा दें, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये मॉलिक्यूलर मास का जो है वो यूनिट है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे जल्दी से मुझे बताएं भाई 10 को अगर मैं 98 से क्या करा दूं, डिवाइड करा दूं, तो क्या आंसर आ रहा है बेटा, 0.102 0.102। ठीक है, और हमने यहाँ पे मोल निकाला है तो इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, मोल आ जाएगा। तो भाई ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया भाई मोल आ गया। ओके हो गया, तो मोल हमें पता चल चुका है। अब हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब जल्दी से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है, ये एवोगाड्रो का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय Na, प्रीवियस जो दो न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने लगाया। अच्छा तो अब n की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट कर ली है भाई, कितनी आई है, n की वैल्यू कितनी आई है, 0.102 मल्टीप्लाई बाय Na, और Na की वैल्यू हमें याद होती है, कितनी होती है भाई, 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जल्दी से बेटा अब यहाँ पे 0.102 को मल्टीप्लाई करा दें 6.02 से, कितना आंसर आ गया, 0.614 0.614 0.614
एक्सपोनेंट 23 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब चूंकि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम किए हैं तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि भाई इसके साथ हम यहां पे यूनिट मॉलिक्यूल लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हमारे पास ये न्यूमेरिकल भी मुकम्मल हो गया। तो किसी बच्चे को किसी भी स्टेप में जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, ताकि फिर हम जो है वो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो ओपन करें। ओके ठीक है भाई। तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले ले भाई, 1 2 3, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या नाम है, ये आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ये वही क्वेश्चंस हैं, सही है, ये आपको बुक के अंदर ही मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमने उसको सॉल्व कर लिया है, सारी क्वेश्चंस जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। तो अब हम मूव करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की तरफ, सही, ताकि उसको भी जो है वो आज ही हम मुकम्मल कर लें। ठीक है बेटा, सही है, जल्दी से बेटा, अभी मैंने टाइम दिया तो था। स्क्रीनशॉट का जब मैं बोला करूँ फ़ौरन आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। अच्छा, वो आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, वो टीम आपको जो है वो बता देगी नोट्स के हवाले से, वो आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो बस अब जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं।